Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about the new unit in working capital management chapter. This is going to be your fourth unit of management of receivables. पहले के 3 यूनिट हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल्सो. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट फॉर रिसीवेबल. अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों आते हैं. उसके बाद में ट्रेजरी और कैश मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सर उसमें करंट असेट वाला हिस्सा आता है. तो ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट ये करंट असेट का हिस्सा, ये करंट असेट का हिस्सा और ये करंट असेट का हिस्सा है. इन्वेंट्री हो या कैश हो या रिसीवेबल्स हो, उसके बाद में करंट लाइबिलिटी का हिस्सा ये हो गया, 5वां यूनिट जो हम देखने वाले हैं. सो करंट असेट आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपका ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ. उसके बाद में थर्ड, फिफ्थ, सिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये छोटे भी है. सो थर्ड तो हमने एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया था. मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के लिए तकरीबन 4-5 लेक्चर्स लग सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन अ गुड लर्निंग फॉर अस. अब इसमें होगा क्या सर, हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे. थ्योरी के साथ साथ में मैं आपको समझाते जाऊंगा कि रिसीवेबल्स क्या है, क्या क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स और कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठते जाएंगे. उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे. तकरीबन 22 क्वेश्चंस है जो कि रिसीवेबल्स पे हमको सॉल्व करना है. आधे मैं करा के दूंगा, आधे आप करोगे और इस तरह से ये कहानी खत्म होगी. आइए देखते सर क्वेश्चन नंबर 95 पेज नंबर पे, 95 नहीं 96 पेज नंबर पे हमारा पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में. अब रिसीवेबल्स का मतलब तो आपको पता है. रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जो माल हमने बेचा है कस्टमर को. हम कंपनी है, हम माल बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो इन्वेंट्री जो मैनेज करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. अब ये इन्वेंट्री जब कस्टमर को दी जाती है तो उसको सेल्स कहलाया जाता है, यानी कि हमने माल बेचा. अब हमने कस्टमर्स को अगर माल दे दिया है तो नाउ द कस्टमर इज गोइंग टू पे अस. अब ये जो रिसीवेबल्स होते हैं कि जो कस्टमर से हमको लेना है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि 100 करोड़ रुपए का माल आपने बेचा. अब 100 करोड़ रुपए का माल आपने बेचने के बाद में कस्टमर से 2 चीजें हो सकती है. एक तो सीधा कैश में पेमेंट आएगा, उसको बोलते हैं कैश सेल्स, और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स. यहां पे लिखता हूं मैं. जब आप सेल्स करते हैं तो उसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं सर. एक होता है कैश सेल्स, एक होता है सर क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स में आप कस्टमर को थोड़ा टाइम देते हो पेमेंट करने के लिए. दोनों केस में माल तो आपने आज दे दिया दोनों कस्टमर्स को, लेकिन इस केस में कैश आपके पास में जल्दी आ जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल्स में कैश आने में टाइम लगता है. और ये टाइम कितना भी लग सकता है. जो टाइम हम देते हैं कस्टमर को, उसको कहा जाता है क्रेडिट पीरियड, कि कितने टाइम के अंदर में सामने वाले ने पेमेंट करना है. नॉर्मली हम 30 डेज का रखते हैं या 60 डेज का रखते हैं या 90 डेज का रखते हैं. ये नॉर्मल मार्केट में चलता है स्टैंडर्ड, बट कोई भी रूल नहीं है ऐसा. हर कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्रेडिट पीरियड देना चाहता है अपने कस्टमर्स को. 30 दिन के अंदर पेमेंट करना, 60 डेज या 90 डेज के अंदर में. अब इसके बाद में ये 30 दिन अब प्रैक्टिकली क्या होता है रियल लाइफ में बताता हूँ. अब आपने अगर मान लो 100 कस्टमर्स थे आपके, 100 कस्टमर्स थे जिसमें 20 लोगों को कैश में बेचा, 80 लोगों को क्रेडिट में बेचा, और 80 में से आपने जो क्रेडिट में बेचा उसमें से मान के मैं चलता हूँ कि सर तकरीबन लेट्स से 30 डेज का हमने क्रेडिट पीरियड दिया है उन लोगों को. तो 30 दिन के अंदर में सामने वाले ने पेमेंट करना चाहिए अपन को वापस, लेकिन बंदा 30 दिन में पेमेंट करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं होती. अब 30 दिन के अंदर में जो पेमेंट किया वो मान लेते हैं कि 60 लोग हैं, और जो पेमेंट नहीं कर पाए वो है 20 लोग. अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि 20 लोगों के पीछे हमको पड़ना पड़ता है. अब मैं मेरी कंपनी में बंदे बिठाऊंगा, हमारे यहाँ से फ़ोन जाएगा 20 लोगों को कि पेमेंट सर आपका ड्यू हो गया, आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, प्लीज़ पेमेंट करवा दो. तो इसमें से तकरीबन मान के चलते 15 लोग हैं जो कि पेमेंट कर देंगे, ठीक है, लेकिन 5 लोग हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे, और इसके पीछे पड़ के आप परेशान हो जाओगे. आखिरी में आप या तो कोर्ट में जाओगे, उसके अगेंस्ट में केस करोगे, या तो आप छोड़ दोगे. और अगर आपने छोड़ दिया तो ये आपका पूरा नुकसान कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स.
तो समझ में आया आपको, सेल्स से लेके बैड डेब्ट्स तक कैसी कहानी बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसी से रिलेटेड, रिसीवेबल से रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है जिनका हमको आंसर करना है। 21 थ्योरी क्वेश्चंस, 22 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आइए देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जब भी मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक चीज़ समझ लो, थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपको जो आएगा वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और बहुत बार ऐसा होगा कि थ्योरी क्वेश्चंस आपको कहीं पे कवर नहीं किए हुए मिलेंगे। तो ये जो थ्योरी क्वेश्चंस हम समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं। तो आप मोस्टली जब तक मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तब तक आप बाजू में लेट के भी मेरे बातों पे ध्यान दे सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको देखना कम और सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर ध्यान से सुन रहे हो, मैं स्पीड मेंटेन करूँगा, मतलब स्लो स्पीड में ही आपको समझाऊंगा, एकदम से जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो हम स्लोली जाएंगे, आपको बस सुनना है और समझना है। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, उसके बाद में एक दो बार आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में मैं जो कह रहा हूँ कि मार्किंग करो कहीं पे, तो आप भी अपने बुक में वो चीज़ को मार्क करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ सर, जब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो हम हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे तो आपने साथ साथ अपनी बुक में भी पढ़ना है उस चीज़ को। मेरे यहाँ स्क्रीन पे देख के मत पढ़ना, क्योंकि स्क्रीन पे भी मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपने अपने बुक में देख के पढ़ने में और यहाँ पे देख के पढ़ने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। व्हाट डू यू मीन बाय, पहला क्वेश्चन सर, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल? आपका क्या मतलब है इस चीज़ का कि रिसीवेबल्स को मैनेज करना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। आप ये बताओ कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, उसके बाद ये बताओ कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। रिसीवेबल्स यानी कि लेनदारी, हिंदी में बहुत जो इसको बोला जाता है, जो कि लेना है हमको, लेनदारी। एक होता है देनदारी जिसको कहा जाता है पेबल्स, एक होता है लेनदारी जिसको कहा जाता है रिसीवेबल, लेना है हमको किसी से। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रेफर्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट owed to the firm from customer on account of credit sales। रिसीवेबल्स को मैनेज करने का मतलब होता है कि इस तरह से आप प्लानिंग करो, इस तरीके से कंट्रोल करो, किस चीज को, जो कस्टमर ने हमारी कंपनी को पैसा देना है क्योंकि हमने उनको कुछ बेचा है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट। अंडरलाइन करेंगे सर ये चीज को कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का कोई और नाम भी हो सकता है क्या है, देखो, ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट। उसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज टू ऑप्टिमाइज। अब रिसीवेबल्स को पूरी तरीके से मैनेज करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मुद्दा क्या है, और ये क्यों चैप्टर हम देख रहे हैं ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। मतलब ये जो पूरा यूनिट हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये किस वजह से पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दीज असेट्स। होता क्या है, जो रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि अगर आपको किसी से 10 लाख रुपए लेना है, इसका मतलब आपके 10 लाख रुपए वहां फंसे हुए हैं, ब्लॉक्ड है कुछ समय तक। ये पैसे अगर आपको मिल जाते तो आप कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमाते, वो आपको नहीं मिल रहे या देरी से मिल रहे हैं, तो उस पर आपको नुकसान हो रहा है। जितना जल्दी आपको मिलेंगे उतना जल्दी आप, उतना ज़्यादा आप उस पर रिटर्न्स कमा पाओगे। लार्ज अमाउंट्स आर टाइड अप इन रिसीवेबल। बहुत बड़ी अमाउंट रिसीवेबल्स में टाइड अप होती है। देयर आर चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स एंड देयर विल बी द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी अमाउंट डेट में अगर रही तो उसमें दो चीज़ें होती है, या तो हम पीछे पड़ेंगे उन लोगों के कि फ़ोन करो, उनके पास मिलने जाओ, चेक लेने जाओ, कलेक्शन के लिए जो हमारा पैसा है हमको ही लेने के लिए खर्चा उठाना पड़ता है। उस चीज़ को बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट्स। उसको हम आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो सर पैसा नहीं देते आखिरी तक, उनको बैड डेब्ट्स कहा जाता है। कूल। नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज लो। अगर हमने अभी क्या हुआ, पहले वाला जो पार्ट देखा उसमें देखा कि ज़्यादा रिसीवेबल्स में ज़्यादा पैसा रखने से नुकसान क्या होता है। एक नुकसान होता है कि कलेक्शन करने में आपको कॉस्ट लग जाती है, दूसरा होता है कि बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, तो नुकसान है ये चीज़। लेकिन अगर हमने कम रखा, लार्ज बैलेंस मत रखो, कम बैलेंस रखो। अगर बैलेंस कम रखोगे तो कम बैड डेब्ट्स होंगे और कम कलेक्शन ऑफ कॉस्ट लगेगी, तो खर्चा आपका बचेगा। लेकिन बैलेंस कम रखना यानी कि आप ज़्यादा क्रेडिट में देते नहीं हो। आप अपना माल जब बेचते हो तो क्रेडिट पे कम देते हो, और उधारी अगर आपने कम दी
तो कम सेल्स होता है, यानी कस्टमर्स बहुत टाइम से आता है. नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज लो, द सेल्स मे बी रिस्ट्रिक्टेड सिंस द कंपिटिटर्स में ऑफर मोर लिबरल टर्म्स. अगर आपने डेटर्स, अभी क्या है देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. अमेज़ॉन से अगर आप खरीदो लैपटॉप और अमेज़ॉन वाला बोलता है कि यार आप 6 महीने में हमको पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, EMI टाइप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, और वही लैपटॉप उतनी ही अमाउंट में फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है 50,000 का. अब मैं कहाँ से खरीदूंगा? क्रेडिट टर्म्स मेरे को अमेज़ॉन बहुत ही अच्छे दे रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट नहीं दे रहा. दोनों पे अमाउंट सेम है, लेकिन अमेज़ॉन पे मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं उस चीज़ को 6 महीने में पेमेंट कर सकूँ, आज पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने अगर कम बैलेंस रखा डेटर्स में, यानी कि हमको क्रेडिट पे नहीं दिया, तो फ्लिपकार्ट पे सेल्स होने के चांसेस कम हो जाते. Therefore, management of receivable is an important issue and requires proper policies and their implementation. और इन्हीं सब कारणों की वजह से कि रिसीवेबल्स में ज़्यादा बैलेंस तो नहीं है, रिसीवेबल्स में कम बैलेंस तो नहीं है, क्या हम प्रॉपरली कलेक्ट कर पा रहे हैं रिसीवेबल्स, क्या बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं रिसीवेबल्स, तो क्या कस्टमर्स भाग रहे हैं यहाँ से, मतलब नहीं आ रहे हैं हमारे पास में. इन सब चीज़ों का आंसर करने के लिए रिसीवेबल्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ये पूरा का पूरा यूनिट देखने वाले हैं. सो दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सर, ध्यान देना. व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल. रिसीवेबल्स को मैनेज करने के अलग अलग पहलू कौन से हैं? एस्पेक्ट्स यानी पहलू, ठीक है, हिंदी में तो शायद ही आए. पहला पहलू है सर क्रेडिट पॉलिसी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब कुछ कुछ चीज़ आप पढ़ लेना, मतलब हर चीज़ में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, जो मेन मुद्दा है मैं वो समझा दूंगा. हर चीज़ बोलता हूँ, जब आप कस्टमर्स को माल बेचते हो क्रेडिट में, तो सबसे बड़ा पहलू होता है कि कितने दिन की क्रेडिट लिमिट अलाउ कर रहे हो. अब सामने वाले को आपने बोला 30 दिन में पेमेंट देना, तो जितनी ज़्यादा आप क्रेडिट लिमिट देते हो ना, उतने ज़्यादा आपका सेल्स होने के चांसेस होते हैं. 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन ले लो, तो बाकी सब चीज़ें अगर कांस्टेंट रही और मैं बोलूँ कि अगर 50 लाख का सेल हो रहा है 30 दिन की क्रेडिट लिमिट पे, तो चांसेस है कि 60 लाख का सेल होगा 60 दिन की क्रेडिट लिमिट पे, और 90 दिन की क्रेडिट लिमिट अगर दोगे तो सेल्स और आपका बढ़ेगा. सो क्रेडिट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे सेल्स बढ़ता है, लेकिन सेल्स बढ़ने के बाद डेटर्स भी बढ़ता है. Now, it is important to determine credit policy, decision of credit standards, credit terms, collection efforts, and is included in credit policy. It involves a trade-off between the profits on additional sales. मैंने बोला ना कि एडिशनल सेल होगा अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी लिबरल रखी, तो 50 से सीधा ना 70 पे जा रहे हो, तो 20 लाख रुपए का सेल्स बढ़ा है, 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तो बढ़ा है. लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ता सेल्स बढ़ने से, सेल्स बढ़ने से रिसीवेबल्स में बैलेंस भी बढ़ता है. That arise due to credit being extended on the one hand, and दूसरा जो आपका खर्चा बढ़ता है ना, वो है कॉस्ट ऑफ कैरिंग दोज डेटर्स. इसका मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग और बैड डेब्ट्स, आपके बैड डेब्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा डेटर्स में पैसा फंसा हुआ है, और आपका कॉस्ट ऑफ कैरिंग भी बढ़ जाता है. नाउ दिस सीक्स टू डिसाइड क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड अदर रिलेवेंट मैटर. यहाँ पे जो क्रेडिट पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितने दिन में पेमेंट लेना है सामने वाले से, या कितने दिन की क्रेडिट लिमिट देना है, ये डिपेंड करता है. तो इसमें क्रेडिट पीरियड कितना होगा, 30, 60, 90, ये हम डिसाइड करते हैं. कैश में अगर डिस्काउंट, मतलब अगर सामने वाला कैश में पेमेंट कर देता है तो हम उसको कुछ ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट, लाइक 1%, 2% एक्सेट्रा, एंड अदर रिलेवेंट मैटर्स. द क्रेडिट पीरियड इज जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ नेट डेज. कभी भी जब क्रेडिट पीरियड सामने में किसी को कोट किया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम देखेंगे तब आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि डेटर्स को हमने नेट 50 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है. नेट 50 डेज का मतलब क्या होता है? नेट 50 डेज, ध्यान देना. इफ द फर्म्स क्रेडिट टर्म आर नेट 50 डेज, इसका मतलब होता है कि सब कुछ मिला के नेट में आपको 50 दिन के अंदर में पेमेंट करना है, उसके ऊपर एक भी दिन नहीं जाना चाहिए. ध्यान देंगे. इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल रीपे क्रेडिट ऑब्लिगेशंस नॉट लेटर देन 50 डेज. 50 दिन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 50वें दिन ही देना, आप उसके पहले कभी भी दे दो पैसा हमको, 50 दिन के ऊपर नहीं होना चाहिए. नेट 50. नाउ फर्दर द कैश डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ द फर्म स्पेसिफाइज. अब
फर्म की कुछ कैश डिस्काउंट पॉलिसी भी होती है। जैसे आपने अगर मुझसे माल खरीदा तो मैं आपको बोलूंगा कि ये लो माल ले जाओ। नेट 50 डेज इज द क्रेडिट टर्म, यानी कि 50 दिन के अंदर में आपने 100% पैसा देना है। आप अगर मेरे से लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए का माल लेके गए, तो आपको मैंने 50 दिन दिए हैं वो पेमेंट करने के लिए। लेकिन ना मैं आपको यहाँ पे लालच देता हूँ कि चलो 50 दिन में आप मेरे को 10 लाख का पेमेंट कर देना, लेकिन अगर आज पूरा पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। पहला पार्ट आता है रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, दूसरा पार्ट आता है कैश डिस्काउंट का पीरियड। यानी कि 50 दिन में आप मेरे को 10 लाख रुपए दे देना, लेकिन अगले 5 दिन के अंदर में अगर आप मेरे को अभी से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगले 5 दिन में अगर आप मेरे को कैश में पेमेंट कर देते हैं तो 2% का मैं डिस्काउंट दूंगा। और तीसरा है नेट क्रेडिट पीरियड, यानी कि 50 दिन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। यानी कि अब मैं इसको क्या कहता हूं पता है, 2/5 नेट 50, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। 2/5 नेट 50 का मतलब होता है 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 5 दिन के अंदर पूरा पेमेंट दे दिया तो। ध्यान देना, 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 5 दिन के अंदर पूरा पेमेंट दे दिया तो, नहीं तो 50 दिन के अंदर तो आपको सारा पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेट 50। आगे, क्रेडिट एनालिसिस। दिस रिक्वायर्स द फाइनेंस मैनेजर टू डिटरमाइन एज टू हाउ रिस्की इट इज टू एडवांस क्रेडिट टू द पर्टिकुलर पार्टी। अब जब भी आप क्रेडिट में माल बेचते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब आप ना मुंह उठा के किसी को भी ऐसे क्रेडिट में लोन वोन या पैसा नहीं दे दो, या डेटर्स या माल नहीं बेचोगे, सॉरी, मुंह उठा के किसी को भी क्रेडिट में माल मत बेचो। वो सामने वाला पैसा देगा नहीं देगा इसका एनालिसिस करो। अब मेरे दुकान पे अगर मेरे पास कोई आता है बिस्किट खरीदने के लिए, अगर अक्षय कुमार आता है, अनिल अंबानी, ऐसे लोग आते हैं मेरे यहाँ पे बिस्किट खरीदने के लिए, तो मैं उनको दे दूंगा कि सर आपको जब लगे तब पैसा दे देना, 50 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्योंकि मुझे पता है ये बंदे को पैसों की कमी नहीं है और ये बंदे का नाम है मार्केट में और ये अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा, तो पैसे दे देगा। तो उसको मैं क्रेडिट दे सकता हूँ जिसके पास एक तो मार्केट में नाम हो, दूसरा जिसके पास पैसा इनफ हो, वो उसको आप लोन दे सकते हो। लेकिन जिसका मार्केट में नाम ही नहीं, कोई भी आ गया आपके पास में और जिसको आप जानते तक नहीं, उसको क्रेडिट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो रिस्क कितना इन्वॉल्व है क्रेडिट देने में, ये एनालाइज करना इज कॉल्ड एज क्रेडिट एनालिसिस। उसके बाद में होता है कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। इसका मतलब जैसे ही वो ड्यू हो गया, 50 दिन कंप्लीट हो गए, तो 50वें दिन ही पेमेंट के लिए कॉल जाना चाहिए आपके ऑफिस से। आपने और डिले नहीं करना चाहिए कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है तो हम कल परसों कॉल करवा लेंगे। दिस रिक्वायर्स फाइनेंस मैनेजर टू फॉलो अप डेटर्स। फॉलो अप डेटर्स मतलब डेटर्स को फॉलो अप, डेटर्स का फॉलो अप लो, बोलो कि सर बहुत टाइम आ चुका है, पेमेंट कर दो एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें थी हमने कवर करनी। 3 चीज़ें सर हमने इस क्वेश्चन में कवर करी। एक तो होता है क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा क्रेडिट एनालिसिस और तीसरा होता है सर कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स। गुड, 2 क्वेश्चंस का हमने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ माइंड को लेके। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में 3rd क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स यानी कि जो आपकी लेनदारी है, जिससे पैसा लेना है आपको, जितना पैसा आपको लेना है उसको मेंटेन करने के लिए
क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड, ध्यान देंगे। देयर इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल। यार आपको क्या लगता है कि अगर आपने किसी को माल बेचा तो उससे पैसा लेने के लिए क्या क्या खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है उससे पैसा लेने के लिए? पहली चीज, द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स एज रिसोर्सेस आर ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल्स विच इन्वॉल्व द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी। जब भी किसी से पैसा लेना होता है इसका मतलब आपका पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, यानी ये पैसा आपने, पहली बात तो ये बताओ लाया कहां से जो उसके पास पड़ा हुआ है। दो तरीके, या तो आपने लोन लिया होगा या तो आपने खुद का पैसा लगाया होगा। जहां से भी पैसा आया इससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन में डाला, फिनिश गुड्स तैयार किया, उसके बाद डेटर्स को बेचा, तो ये पैसा रूट होते होते अब किसके पास गया? डेटर्स के पास गया। तो अगर आपने ये पैसा लोन से लिया था तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। डेटर्स के पास पैसा पड़ा हुआ है और इंटरेस्ट आप दे रहे हो उस पर। आई बात समझ में? खुद का पैसा है तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, नहीं किया इन्वेस्ट। रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन किया, फिनिश गुड्स बनाया, उसके लिए, डेटर्स के लिए जिसके पास आज पैसा पड़ा हुआ है। और वो आपको कौन सा इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं दे रहा ना। ये पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे और इंटरेस्ट कमा सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसे। दोनों केस में आपका नुकसान। ये है आपका एडिशनल फंड्स की कॉस्टिंग। पहला खर्चा आपका डेटर्स को मैनेज करने में। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विच इंक्लूड्स रिकॉर्ड बना के रखना। अब उसको माल बेचा, कैश में बेचा रहता तो कहानी खत्म, लेकिन अगर मैंने क्रेडिट में बेचा तो मेरे को लिख के रखना पड़ता है कि इसको मैंने 5,000 का माल बेचा हुआ है, 60 दिन बाद इससे पैसा लेना पड़ेगा। क्यों लिख के रखना पड़ेगा सर? भूल जाऊंगा मैं, इतने सारे सेल्स मेरा रोज होता है, मेरे को कहाँ याद रहेगा किस किस से पैसा लेना है। रिकॉर्ड कीपिंग। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस कि क्या उसको क्रेडिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप सोचो, कैश में अगर पैसा लेते तो ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता आपको उसका, और अगर आपको कैश में पैसा ले लेते तो आपको सामने वाले का ये देखना ही नहीं पड़ता कि क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है उसकी, या पैसे देने लायक वो है कि नहीं। अभी पैसा दे रहा है, अभी माल लेके जा रहा है, कहानी खत्म, नो क्रेडिट। बट क्योंकि उधारी में दे रहे हो तो आपको और एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ये पता करने के लिए कि साला ये पैसा देगा कि नहीं देगा। मुझे पता करके आओ मार्केट में, नाम कितना, पता करो कि इसके पास पैसा है कि नहीं है। दूसरा, कलेक्शन की कॉस्ट। अब उसी के पास मैं बंदा भेज रहा हूँ, मेरा ही बंदा, मेरा ही पैसा लेने के लिए उसके पास जा रहा है, चेक लेके आएगा। अब जनरली ये कॉस्ट बहुत कम हो गई आज की डेट में मार्केट में प्रैक्टिकली। और डिफॉल्टिंग कॉस्ट, अगर किसी ने बैड डेब्ट्स कर दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, डिफॉल्ट हो गया, लिक्विडिटी या कोई पैसा लेके भाग गया, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो यहाँ हमारी कॉस्ट लगती है। तो रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए इतनी सारी सर कॉस्ट लगती है। 4 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, बैड डेब्ट्स की कॉस्ट हो गई सर, आपकी कलेक्शन की कॉस्ट हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई वो। What are the different factors which determine the credit policy? क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपकी कंपनी ने सामने वाले को जब माल बेचा है, उधार दिया है, तो उसको कितने दिन में, उसको जो क्रेडिट पॉलिसी आपने ऑफर की है उसके कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए? पहला, मतलब किस किस रीजन की वजह से आप जो पॉलिसी फ्रेम करने वाले हो वो अफेक्ट करेगी। मतलब मैंने अगर उसको बोला है कि 30 दिन के अंदर में तेरे को पेमेंट करने का है, 2% डिस्काउंट दूंगा मैं अगर 5 दिन में तू पेमेंट करेगा, तो ये सब चीजें किस तरह से, किस वजह से डिसाइड की गई? 30 दिन, 2%, 5 दिन, ये किस वजह से डिसाइड किया गया? ध्यान देना। पहला तो कि कितने दिन का क्रेडिट देना, ये डिपेंड करता है सर कि हमारा सेल्स कितना बढ़ेगा उससे। अगर 30 दिन से 60 दिन करने पे सेल्स डबल हो जाता है तो हम सोच सकते हैं, हम क्रेडिट पॉलिसी बदल सकते हैं अगर सेल्स बढ़ेगा तो। क्रेडिट टर्म्स क्या है कि आप 30 दिन, 60 दिन क्या दे रहे हो, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म फॉर सिलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर्स, मतलब किस तरह से आप कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हो, ये भी मैटर करता है कि आपकी पॉलिसी क्या होगी। उसके बाद में पेइंग प्रैक्टिसेस क्या है एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर, कि पास्ट रिकॉर्ड क्या बोलता है, कस्टमर्स कितने दिनों में पेमेंट कर देते हैं, क्या जितने दिन बोला उतने में करते हैं, नहीं करते तो पॉलिसी अभी बदल जाएगी, और करते हैं तो वही पॉलिसी हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यार, इतने सालों से धंधा कर रहा हूँ मैं, और सामने वाले को 30 दिन बोलने के बाद वो नॉर्मली 30 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है, तो आज भी चलने दो ये पॉलिसी। लेकिन अगर हर बार डिले होता आया है तो अब तो समय आ गया बदलने का, अब तो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी सर। एंड उसके बाद में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन
मतलब बाकी छोटा मोटा खर्चा, जैसे कि बिलिंग कितना फास्ट करते हो आप, रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है आपकी, बाकी के एडजस्टमेंट, अदर कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। बैड डेब्ट्स पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो अभी क्रेडिट पॉलिसी को आपको बहुत ज़्यादा रोकना पड़ेगा। इतना उधार दे दो मत लोगों को, क्योंकि नुकसान बहुत होता आया है आपका अभी तक। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ये चीज़ आप पढ़ना, लेकिन मैं आपको दो हिस्सों में समझा देता हूँ उस चीज़ को। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया क्रेडिट पॉलिसी के टाइप्स कितने होते हैं। मैं बताता हूँ, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा होता है स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है कि सर आप सामने वाले को माल बेच देते हो और मतलब आप बहुत लीनियंट हो। ऐसा नहीं है कि हाँ तेरे को जब पैसा देना है दे देना, तू चिंता मत कर, तू बस माल ले जा, तू चिंता मत कर, तू बस माल ले जा, तेरे को जब पैसा देना है दे देना। जब आप ऐसा बोलते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज लीनियंट। आप बहुत लीनियंट हो। आप सुबह उठते ही नहीं, 6-7 बजे तक आप मूवीज़ देखते रहते हो, बहुत लीनियंट हो अपनी लाइफ में। मतलब टेंशन नहीं लेते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते यहाँ पे। बट स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब 50 दिन बोला ना, 50 दिन में पेमेंट करने का, उसके ऊपर गया तो ठोक डालेंगे। ये जब आप किसी को बोलते हो कस्टमर्स को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट बोले तो आराम का मामला है। द फर्म विच अलाउस, चलो बाकी का आप पढ़ लेना, बहुत ही मतलब बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अब फैक्टर्स बताओ, ऐसे कौन सी चीजें होती है जो फाइनेंस मैनेजर के अंडर में होती है। और अलग से नीचे में देखो, विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स मैनेज करने की अगर हम बात कहें तो व्हाट आर द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस मैनेजर। जो कंपनी में फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। रिसीवेबल्स की बात करें तो हम सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के अंदर में बोलो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेटर क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट करना, कस्टमर से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, बैड डेब्ट्स कम से कम होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, खर्चे कम होने चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए। देखो क्या क्या लिखा है, सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट। पहले तो देखो बराबर हो रहा क्या। कंट्रीब्यूट टू द टॉप मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द फर्म, डिसाइडिंग द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस। पहली चीज, क्रेडिट जो दिया जा रहा है, हमने पॉलिसी बना ली 30 दिन का क्रेडिट कस्टमर को देंगे। अब हमारे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने बोल दिया 40 दिन कस्टमर को, तो उसको सर पे मारने के लिए टप्पी किसका काम है? ये फाइनेंस मैनेजर का, सुपरवाइज करना कि जो हमने पॉलिसी बनाई है उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठना। सर हमारी कंपनी के जो ऑनर है उनके साथ में जाके मैं बैठूंगा, उनको बताऊंगा कि सर ये पॉलिसी बहुत अच्छी रहेगी अपनी कंपनी के लिए क्योंकि उसके ये फायदे हैं। उनको ये चीज़ जब मैं समझाऊंगा तब जाके काम बनेगा। एंड देन डिसाइडिंग द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब किस किस को क्रेडिट देना चाहिए? विजय माल्या को देना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं। क्या क्राइटेरिया? अक्षय कुमार आया, दे दो उसको, दे दो क्रेडिट में, माल बेच दो। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मार्केट में नाम हो, पैसा हो। अगर नाम कहीं खराब है या गलत धंधों में इन्वॉल्व है तो उसको क्रेडिट मत दो, उधारी मत दो, वो आपका पैसा ले डूबेगा। एंड स्पीड अप द कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल्स इनटू कैश। और लास्ट वाला जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो ऐसा है कि सर जितने आपने रिसीवेबल्स है उसको जितना जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और ये किस तरह से हो सकता है? कैश डिस्काउंट्स दे के। ध्यान देना, एक सेकेंड। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आ पाएंगे। What are the different approaches used for evaluation of credit policies? Give the format under both the approaches. अब ये वाला जो फॉर्मेट है हम यूज़ करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम ये अगर फॉर्मेट यूज़ करने वाले तो एक बार इस फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो। इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो यही फॉर्मूला यही फॉर्मेट बार बार यूज़ करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब दो मेथड होती है क्रेडिट पॉलिसी।
पहली बात तो मैं इसको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट पॉलिसी? अब मेरी कंपनी डिसाइड कर रही है कि सर अभी हम कस्टमर्स को जब माल बेचते हैं तो उनको बताते हैं कि 30 दिन में आपने पेमेंट करना है, 30 दिन में पेमेंट करना है, ठीक है। अब मैं बहुत सालों से ये पॉलिसी फॉलो करता आया था, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर पॉलिसी में बदलाव किया जाए तो, या लीनियंट किया जाए तो मेरा सेल्स बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मेरी दूसरी पॉलिसी है 60 दिन की, कि 60 दिन में देने दो इनको पेमेंट। तीसरी है 90 दिन की। चौथी है 120 दिन की। तो मेरे पास ढेर सारी पॉलिसीज़ है। उन पॉलिसीज़ में ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, उन सारी पॉलिसीज़ में सबसे बेहतर पॉलिसी कौन सी है ये पता लगाना, यानी इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट पॉलिसीज। तो ध्यान दो, अब दो अप्रोच है, एक तो है टोटल अप्रोच जिसमें सब कुछ टोटल लेके चलोगे, दूसरा है इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे। टोटल अप्रोच बहुत आसान है, इंक्रीमेंटल अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो यार, ये सब फॉर्मेट तो बात की बात है, प्रैक्टिकली मैं आपको अपने दोस्त समझ के ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी पॉलिसी में से बेहतर पॉलिसी कौन सी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा किस पॉलिसी से हो रहा है। अब हर पॉलिसी में हम निकालेंगे कि एक्स्ट्रा फायदा कितना हो रहा है, बेनिफिट, और एक्स्ट्रा खर्चा कितना लग रहा है। कोई भी पॉलिसी में खर्चा भी तो बढ़ सकता है ना, कॉस्ट बढ़ सकती है। तो फायदा कितना हो रहा है और खर्चा कितना हो रहा है। अगर फायदा ज्यादा है, फायदा और खर्चा जो है इसके बीच हम निकालेंगे डिफरेंस हर पॉलिसी में। जिसमें भी फायदा ज्यादा हो रहा होगा वो पॉलिसी आपके काम की है। ये है लेमैन लैंग्वेज में इसका मतलब। फॉर्मेट देखो अब क्या क्या हो रहा है, ध्यान देना। सबसे पहले टोटल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहले हमने ले लिया कि पूरा सेल्स कितना है वो ले लो। अब पूरा सेल्स का मतलब प्रेजेंट पॉलिसी तो ये है हमारी, लेट्स से ये 30 दिन की पॉलिसी है, ये 50 दिन की, ये 60 दिन की और ये 90 दिन की पॉलिसी बनाई। तो इस तरह से पॉलिसी 1 2 3 में से कोई एक चूज़ करने के लिए कहा गया है। आप एक काम करो, अगर आपने चारों पॉलिसी फॉलो की तो चारों पॉलिसी के हिसाब से सेल्स कितना होगा ये लिख लो। उसके बाद में आप वेरिएबल कॉस्ट ले लो, फिक्स कॉस्ट भी ले लो, ठीक है। जैसी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो अब अगर आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका एक हद तक प्रॉफिट आता है, लेकिन अभी भी कुछ खर्चे बाकी है, जैसे कि बैड डेप्ट्स अलग से लिखो। बैड डेप्ट्स कितना हो रहे हैं चारों पॉलिसी में, बैड डेप्ट्स कितना हो गया, जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा बैड डेप्ट्स। फिर क्या किसी भी पॉलिसी में कैश डिस्काउंट जा रहा है तो वो लिख लो कितना खर्चा। कैश डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, बैड डेप्स आपके लिए खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए खर्चा है, फिक्स कॉस्ट आपके लिए खर्चा है। इसके बाद में जब आप ए में से बी सी और डी माइनस कर दोगे, यानी कि सेल्स में से जब आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए तो आपका आएगा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स माइनस करने के बाद में आप लिखोगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आपको हर पॉलिसी में फायदा कितना हो रहा है, ठीक है। हर पॉलिसी में फायदा कितना हो रहा है। लेट से आपने फायदा लिख लिया यहाँ सर, यहाँ 50,000 का 5,000 का फायदा, 7,000 का फायदा, 9,000 का फायदा, 10,000 का फायदा ले लिया चार पॉलिसी में। अब आप एक काम करो, अब आप निकालो कि खर्चा कितना हो रहा है। अब ये सिर्फ दो चीजें मैटर करेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, जी के जगह इसको EFGH कर दो, ठीक है। अब ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रिसीवेबल्स लॉक्ड अप इन कलेक्शन पीरियड। ध्यान देना, क्योंकि आपने अलग अलग पॉलिसी फॉलो की तो अब आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट लॉक हो गया रिसीवेबल्स में। अगर वो लॉक नहीं होता, आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा तब जाके ये प्रॉफिट हुआ। ऐसा मत बोलो 5,000 7,000 9,000 10,000 फ्री में नहीं हुआ इतना इंक्रीज इन प्रॉफिट, एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा। अगर वो नहीं लगाते तो इसको, एक सेकेंड ना होल्ड करना।
सो सर ध्यान दो, सॉरी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो यहाँ न लगाते हुए आप कहीं इन्वेस्ट करते तो कुछ अर्निंग हो सकती थी, और वो जो आपकी अर्निंग हो सकती थी वो नहीं हुई। वो कितनी है सर? लेट्स से 2000, आप उसको 2000 नहीं, आप उसको ले लो सर 4000 की अर्निंग हो सकती थी। यहाँ आपको 5000 की अर्निंग हो सकती थी, यहाँ 6000 की हो सकती थी, और यहाँ आपको 8000 की अर्निंग हो सकती थी। ठीक है, तो आपने इतना ले लिया कि आपको इतनी अर्निंग हो सकती थी। अब आपका खर्चा इतना लग गया, आप इसको बोलोगे जो पैसा कमा सकते थे नहीं कमाया, यानी कि गवाया। अब आप अगर देखोगे तो नेट बेनिफिट निकालो। अब नेट बेनिफिट में आप जी और एच कर लेना, यहाँ पे ए और बी अगर आपको लिखा होगा तो इसको कर लो जी, इसको कर लो एच, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 1000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है ये पॉलिसी फॉलो करने से, 2000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है ये पॉलिसी फॉलो करने से, और 3000 यहाँ कमा लिए और 2000 यहाँ कमाए। तो कौन सी पॉलिसी सबसे बेस्ट है सर? थर्ड वाली पॉलिसी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ऐसा मत देखो कि सर यहाँ 10,000 का प्रॉफिट है तो 10,000 वाली पॉलिसी ले लेते। अरे 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान भी तो बढ़ रहा है वहां पे 8,000 का। तो फायदा सबसे ज्यादा कहाँ है? 3,000 वाली इसमें, क्योंकि आप उसमें 3,000 एक्स्ट्रा कमाओगे, ये मतलब होता है। नीचे भी यही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सर इंक्रीमेंटल अप्रोच की। सेम टू सेम फॉर्मेट है, सिर्फ टोटल ना लेते हुए आप इंक्रीमेंटल लेते हो। ध्यान दो, पहले तो आप ले लो सर क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स यानी कि क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, और हम ना ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट बहुत लेंथी फॉर्मेट है। हम कोई और फॉर्मेट फॉलो करेंगे लेकिन इंक्रीमेंटल ही लेंगे अल्टीमेटली। लेट से आपका 100 रुपये का सेल्स हुआ, यहाँ पे 150 इस पॉलिसी से होता है, 200 रुपये इस पॉलिसी से होता है, और 300 रुपये इस पॉलिसी से होता है। तो आप क्या निकालते हो पता है? प्रेजेंट पॉलिसी फॉलो ना करते हुए अगर पॉलिसी 1 फॉलो किया तो एक्स्ट्रा सेल्स कितने का हुआ? 50 का, 100 से 150। अगर प्रेजेंट पॉलिसी ना करते हुए पॉलिसी 2 किया तो एक्स्ट्रा सेल्स कितने का हुआ? 100 का, 100 माइनस 200, और यहां 200 का। यानी हर चीज को आप कंपेयर कर रहे हो इससे। आई बात समझ में? हर पॉलिसी को प्रेजेंट पॉलिसी से कंपेयर करोगे। तो इंक्रीमेंटल निकाल लिया कि और एक्स्ट्रा सेल्स कितना हो रहा है, 50, 100, 200। वैसे ही आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, सारी कॉस्ट लिखो और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लो। इसके बाद में वैसे ही इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स के लॉसेस निकालो, इंक्रीमेंटल कैश डिस्काउंट निकालो, जो आपने पहले लिखा था वही सारी चीजें वापस है। तो उससे जो प्रॉफिट आएगा आप उसको बोलोगे इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद में इंक्रीमेंटल, उसमें से टैक्स हटा दो तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल वाला, वही जी जो आपका था वहां पे। अब आप एक काम करो, अब कितना रिटर्न आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है? दो चीज थी ना सर, कि एक तो प्रॉफिट कितना होता है, हमने पिछली बार टोटल प्रॉफिट लिया, अब लो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले से ही एक्स्ट्रा में चलने दो कहानी। और उसके बाद में अब आप पता लगाओ कि पैसा कितना फंसा हुआ है रिसीवेबल्स में। सो पहले तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, उसको आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर बोलना है तो, या नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कब यूज होता था? जब इन्वेंट्री यूज करते थे। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कलेक्शन पीरियड इन डेज निकालोगे तो यहाँ पे आपको या तो डेटा टर्नओवर रेशियो भी रहा तो डिवाइड करके आपको मिल जाएगा कि रिसीवेबल्स में आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। जैसे ही आपने निकाला कि रिसीवेबल्स में कितना पैसा फंसा हुआ है, लेट से रिसीवेबल्स में पैसा फंसा हुआ है 50 का, यहाँ 70, यहाँ 90 और यहाँ 120। तो अब पता करो कि एक्स्ट्रा कितना पैसा फंसा हुआ है। अगर आपकी प्रेजेंट पॉलिसी छोड़ के आप दूसरी पॉलिसी में जाते हो तो यहाँ से 20 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, यहाँ 40 एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं और यहाँ 70 एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। यानी कि करंट पॉलिसी जो है 50, उससे 70 में डिफरेंस कितना? 20। 50 से 90 में डिफरेंस कितना? 40। 50 से 120 में डिफरेंस कितना? 70। इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना। अब इस पे बताओ कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मांगता था? 20, 40, 70 पे एक और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज आप लिख लो यहाँ पे, जो भी है लेट से 20, ये सब में सेम रहेगा तो आपको ये रो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप 20% का निकालो, कितना है यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 3 में निकालने की ज़रूरत है। तो जो आपने लिया था ना पहले कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसमें से माइनस करो ये एक्स्ट्रा रिटर्न हमको कितना चाहिए था। फिर से यहाँ पे 3 फिगर आएगी आपको, जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो आप प्रीफर करोगे। ये अप्रोच थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू टोटल अप्रोच, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, तो आपको तब जाके इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे ख़त्म करते हैं। 2 चीज़ें और समझाता हूँ सर। Pledging of account receivable and factoring have emerged as the important sources of financing of accounts receivables nowadays. Briefly explain both the concepts. 2 कॉन्सेप्ट मैं नए वाले बताता हूँ। जब भी आप माल बेचते हो तो माल आपने 2 तरीके से बेचना है। यहां से चालू करेंगे, फिर से ध्यान देना। जब भी आपने सेल्स किया तो 2 तरीके से सेल्स होगा, एक होगा कैश सेल्स, एक होगा सर आपका क्रेडिट सेल्स। मानते हो? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कैश सेल्स हुआ, कहानी खत्म। अगर क्रेडिट सेल्स हुआ, ठीक है, तो 2 चीजें हो सकती है। कलेक्शन ऑफ डेटर्स, ठीक जो 30 दिन बाद या जो भी है आप उस डेटर से पैसा कलेक्ट कर लोगे और वो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात। लेकिन एक और ऑप्शन है, ये जो कलेक्शन हुआ ना आपका डेटर से, ये 30 दिन बाद हुआ। हो सकता है कि क्रेडिट में माल बेचने के बाद में आज ही मुझे वापस पैसा मिल जाए, पॉसिबल है। आप क्रेडिट में माल जैसे ही बेचते हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। उन डेटर्स को आप फाइनेंसिंग करा सकते हो, फाइनेंसिंग विथ डेटर्स या रिसीवेबल्स बोलो। अब इसमें 2 चीजें तुरंत, हाँ उसी दिन 2 चीजें होती है। एक होता है प्लेजिंग और दूसरा होता है सर फैक्टरिंग। प्लेजिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसी चीज है, असेट है, जिनसे पैसा लेना है, उन रिसीवेबल्स को उठा के आप जाते हो किसी और कंपनी के पास में जो पैसा देने के लिए रेडी है। तो ये है लेंडर। आप क्या करते हो सर, अपने सारे रिसीवेबल्स इसके पास में उधार रखते हो कुछ समय के लिए, और ये आपको बंदा जो है ये बंदा आपको दे देगा कैश 0 डे में, उसी दिन मान के चलते हैं हम लॉजिकली, या 2-3 दिन का प्रोसेसिंग पीरियड लगेगा। अब क्या होता है, आप थोड़े टाइम बाद इसको चुका दो पैसा लेंडर को और अपने रिसीवेबल्स वापस ले लो, है ना। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, जब तक आपने अपने रिसीवेबल्स इसके पास उधार रखे हैं, लोन पे दिया है या प्लेज किए हैं, प्लेज करने का मतलब वही होता है कि गिरवी रखना। आप उसको उधार मत बोलो, उधार इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, गिरवी इज अ प्रॉपर वर्ड। अब गिरवी, मेरे को हिंदी इतनी आती नहीं है तो आप हंसीएगा मत, बस गिरवी रखना। सोना चांदी गिरवी नहीं रखते थे जिससे कैश लेते थे, वैसे ही रिसीवेबल्स भी गिरवी रखे जा सकते हैं जिससे आप अभी आप कैश ले लोगे। तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग विथ डेटर्स। बाद में लोन चुका दो इंटरेस्ट के साथ में और अपने रिसीवेबल्स वापस ले लो। अदरवाइज क्या होगा, जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे तो उन रिसीवेबल्स से पैसा लेने, अगर आपने लोन नहीं चुकाया ना तो इन डेटर से अब ये लेंडर पैसा ले लेगा और ये ज़्यादा ले लेगा, तो आपको नुकसान होगा उस चीज़ में, इसलिए डिफ़ॉल्ट मत करना। एक और तरीका है कि आज कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कहा जाता है फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग के केस में जो बंदा होता है इधर में, उसको कहा जाता है फैक्टर, जो आपको पैसा देगा। आप कौन हो, ये कंपनी। आप फैक्टरिंग में क्या करते हो पता है, आपके जो रिसीवेबल्स है ना, डेटर्स, आप उसको बेच देते हो। अपने डेटर्स बेच दिए सर, बेच दिए मतलब अब हमारे पास कभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे सर, बेच दिए, ले जा। गिरवी रखना यानी वापस लेने की उम्मीद होती है, लेकिन डेटर्स आपने इसको बेच दिए फैक्टरिंग में। अब क्या होता है, जब आप डेटर्स बेच देते हो तो अपना कुछ कमीशन, डिस्काउंट, ये सब काट के फैक्टर जो है आपको कैश पे कर देगा आज ही। तो अगर आपने यहाँ पे 100 करोड़ के डेटर्स दिए हैं या बेचे हैं तो ये आपको
मान लो 95 करोड़ रुपीस का कैश आज ही दे देगा, बाकी का 5 करोड़ एक तरह से ये इंटरेस्ट कमा रहा है या इसका कमीशन है। अब परमानेंटली एक चीज होगी कि अब आगे डेटर जब भी पैसा देगा, क्योंकि अब डेटर्स किसके हैं ये वाले, इसके हैं, फैक्टर के, क्योंकि हमने फैक्टर को डेटर्स बेच दिए। अब डेटर्स जो पैसा देगा वो इसको देगा, कितना, 100 करोड़। तो सोचो फैक्टर की कमाई हुई क्या, हाँ 5 करोड़ की कमाई हुई है फैक्टर की। सर ऐसे से तो हमारे को नुकसान हो जाएगा, नहीं सर, हमको नुकसान नहीं है, टाइमिंग का डिफरेंस है। हमने आज माल बेचा और 30 दिन बाद हमारे पास 100 करोड़ आते और आज हमारे पास 95 करोड़ रुपए आ रहे हैं, डिफरेंस है। अगर मैं आज 95 करोड़ ले लूं और एक महीने में कहीं इन्वेस्ट करके उसको 102 करोड़ में कन्वर्ट कर लूं, तो अब मैं 7 करोड़ के 2 करोड़ का मुझे अब फायदा है, क्योंकि हम 100 और 95 में डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते 5 करोड़ का सर फायदा हो रहा है। अरे 100 30 दिन बाद की वैल्यू है, 95 आज की वैल्यू है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। अब इसको इन्वेस्ट करो और पता करो 30 दिन बाद इसे कितना होता है, 102 हो रहा है। अगर ये 102 होता है 30 दिन बाद और 30 दिन बाद ऐसे ही 100 मिल जाते, तो 2 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है ना। तो 95 आज लेने में फायदा है। ऐसा मत बोलोगे सर फायदा क्या है इसमें, तो कम ले रहे हैं, नहीं, टाइमिंग अलग अलग है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको मैं एक महीने बाद, एक साल बाद में 1000 रुपए दूंगा, एक ऑप्शन। दूसरा, आज ही आप मुझसे 980 रुपए ले लो। बोलो कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे। आप बोलोगे सर आज ही 980 रुपए दे दो, क्योंकि 20 रुपए का डिफरेंस आपके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि एक साल तक आप इंतजार कर सको। आपको लगता है यार 980 रुपए मैं खुद ले लूं और कहीं और इन्वेस्ट करूं तो 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे एक साल बाद में। ऐसा ही है आपका डिफरेंस। तो ये है वो फैक्टरिंग। सो प्लेजिंग का मतलब आपने समझा, आपने फैक्टरिंग का मतलब भी समझा। आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो फैक्टरिंग पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब एक डायग्राम है कि फर्म क्या करती है, पहले सेल करती है कस्टमर को, ठीक है, सेल्स करती है कस्टमर को। यहाँ पे ये रिसीवेबल्स कस्टमर्स को बेचा। अब फर्म बाद में इन्हीं रिसीवेबल्स को फैक्टर को बेच देता है, तो फैक्टर कैश देता है फर्म को, फैक्टर कैश देगा फर्म को और कस्टमर कैश देगा फैक्टर को। अब इसी में डिफरेंस था, उससे हमने 95 लिया था, यहाँ से 100 गया, तो फैक्टर का 5 का फायदा, और हमको आज ही 95 मिल गए 30 दिन बाद में। हमको इंतजार नहीं करना था 30 दिन का, माल भी बेचना था लेकिन इंतजार भी नहीं करना था, तो हमने ऐसा किया काम। दूसरी चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन फैक्टरिंग अरेंजमेंट ऑन अ रिकोर्स बेसिस एज वेल एज नॉन रिकोर्स बेसिस। अब हमने किया सेल्स, तो जैसे कि मैंने कहा सेल्स आप कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हो। अगर क्रेडिट में किया तो दो चीजें हो सकती है उसके बाद में, या तो आप कलेक्शन वेट करोगे टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर, या तो आप उसको फाइनेंसिंग करवा लोगे। अब फाइनेंसिंग कराने के भी मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो प्लेजिंग या तो फैक्टरिंग। अब अगर आप फैक्टरिंग करवाते हो, ठीक है, तो फैक्टरिंग दो तरीके की होती है। फैक्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टरिंग इज कॉल्ड एज रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। अब यहीं पे डिफरेंस समझ लो कि इन दोनों में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ध्यान दो। ये वाला एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। ये है कंपनी, कंपनी ने कस्टमर्स को माल बेचा, ये है डेटर्स, और सर ये है हमारा फैक्टर। कंपनी ने डेटर्स को माल बेचा, उसके बाद में कंपनी ने डेटर्स बेच दिए फैक्टर को।
तो फैक्टर दे देगा इधर कैश, फैक्टर्स ने उसी समय कैश दे दिया। लेट्स से यहाँ 100 करोड़ का माल बेचा था, फैक्टर ने कैश दे दिया 95 करोड़, सेटल हो गया, अब वापस कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में लॉजिकली देखा जाए तो 30 दिन बाद डेटर्स पैसा देगा फैक्टर को, कितना, 100 करोड़, तभी फैक्टर को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंटरेस्ट रहेगा। क्यों, क्या है ये सब, फैक्टरिंग क्यों करानी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब ऐसी कहानी हुई तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी डेटर से पैसा कलेक्ट करने की बात आती है, या तो हम कलेक्ट करें या तो फैक्टर कलेक्ट करे, देना तो पैसा डेटर्स नहीं है। और अगर डेटर्स नहीं पैसा देना है तो हम देखते हैं कि कई बार सारे डेटर्स पैसा नहीं देते, कुछ डेटर्स हमको डुबा देते हैं, यानी कि कुछ डेटर्स बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। सो लेट्स से 100 करोड़ में से 2 करोड़ के बैड डेब्ट्स है, यानी कि अब इसको 100 की जगह 98 करोड़ ही मिल रहे हैं। तो इसमें ये 2 करोड़ का जो नुकसान हुआ है इस पूरी प्रोसेस में, क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 करोड़ का नुकसान कौन उठाएगा, फैक्टर उठाएगा या कंपनी उठाएगी। अब कंपनी का उठाना ज्यादा जायज लगता है, क्योंकि कंपनी ने 100 करोड़ बोल के फैक्टर को बेचा था और 100 के बदले में 95 ले लिया। अब जब इसको मिलने की बारी आई तो उसको 100 मिला ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट खत्म हो गया। और सेल्स किसने किया था सर, कस्टमर को सेल्स कंपनी ने किया था, तो कंपनी ने 2 करोड़ का नुकसान उठाना चाहिए। एक दूसरा लॉजिक ये भी बोलता है कि हमने तो सारे डेटर्स बेच दिए फैक्टर को 100 करोड़ के, अब पैसा लिया नहीं लिया, आया नहीं आया, सामने वाले ने दिया नहीं दिया, फैक्टर की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने सेल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सेल कर दिया, तो अब हमारी लाइबिलिटी भी नहीं है, वो असेट भी नहीं है, अब तुम्हारा असेट है, तुम पैसा लो उनसे, उन्होंने नहीं दिया पूरा 100 करोड़ तो तुम्हारा नुकसान, तो 2 करोड़ इसने उठाना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों तरफ से लॉजिक सही बैठ रहा है। पहली बात, इस सारी प्रोसीजर में अगर ये 2 करोड़ का जो नुकसान है वो फैक्टर ही उठाएगा, हम ऐसा कहें कि मतलब जो भी बैड डेब्ट्स का नुकसान होगा वो फैक्टर का ही नुकसान होगा, तो उसको कहा जाता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। और अगर बैड डेब्ट्स का नुकसान फैक्टर हम पे डालता है, कंपनी पे, फैक्टर बोला कि देखो यार मैंने पैसा कलेक्ट किया 30 दिन बाद में, लेकिन पूरा पैसा आया नहीं, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, अब ये 2 करोड़ तुम भरो। कंपनी ने भी स्टार्टिंग में हाँ बोला था कि अगर कोई बैड डेब्ट्स का नुकसान आया बेटे तू मेरे पास आना, मैं तुझे भरपाई करके दूंगा। तो जब कंपनी ने खुद लिया, जिसके रिसीवेबल्स थे पहले, खुद के ऊपर बैड डेब्ट्स का नुकसान लिया, तो उसको बोलते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। तो एक चीज लिख के रखो, रिकोर्स फैक्टरिंग यानी कंपनी विल बियर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग यानी कंपनी विल नॉट बियर द लॉस ऑफ फैक्टर। अब ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है और वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें ना फिर बाद में गलतियाँ होती है बहुत सारी। मैं नहीं चाहता कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप गलतियाँ करो, यू शुड बी गेटिंग समथिंग स्पेशल। Company does not bear the loss of bad debt, या दूसरे तरीके से फैक्टर does not bear the loss of bad debts। अब नॉर्मली जब मार्केट में कहा जाता है तो ये 2 चीज़ें यूज़ होती है जो मैंने अंडरलाइन की है, तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव वे में है।
रिकोर्स फैक्टरिंग यानी कंपनी नुकसान उठाएगी बैड डेब्ट्स का, और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग यानी कि फैक्टर ही नुकसान उठाएगा बैड डेब्ट्स का। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ लिख के रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। अब बात आती है सर कि ये सब क्यों करना पड़, क्यों फैक्टरिंग करनी पड़े। सबसे पहले फैक्टरिंग का एक बेनिफिट है कि जो पैसा आपको 30 दिन बाद आने वाला था वो आज ही मिल जा रहा है, तो आपको जल्दी कैश अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी, आप इंक्रीज कर सकते हो फैक्टरिंग की मदद से। दूसरा, डेटर से पैसा कलेक्ट करना बहुत ही सरदर्द वाला काम होता है, वो आपके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि आपने अब सारा सरदर्द डाल दिया फैक्टर पे कि तू पैसा कलेक्ट कर, तू मुझे पैसा दे दे। 100 लोगों से पैसा कलेक्ट करने से अच्छा है हम एक ही बंदे से पैसा ले ले और उसको बोले कि तू 100 लोगों से ले ले। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो बच गई हमारी। 30 दिन बाद हर डेटर को फोन लगा के हमारा बंदा बोलता हमारे डिपार्टमेंट में से कि सर पैसा ड्यू हो गया दे दो, पैसा ड्यू हो गया दे दो, पैसा ड्यू हो गया दे दो। कोई बोल रहा हाँ कल देता हूँ, हाँ आज देता हूँ, फिर से फोन लगाओ, फिर से ये सब चीज़ें करो। सारा एडमिनिस्ट्रेशन का झंझट खत्म, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बचती है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में बैड डेब्ट्स की कॉस्ट बचती है, क्योंकि आप पे नहीं आता, फैक्टर पे जाता है। कई सारे फायदे हैं आपके इसमें, नुकसान भी है, कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे बाकी तो, बट ध्यान दो ये कुछ फायदे। इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल्स इनटू कैश, कैश लिक्विडिटी। ठीक है, प्रिडिक्टेड पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज, आपको पता चल जाएगा कि कैश फ्लोज क्या हो गए। मतलब आज आप पता लगा सकते हो कि फैक्टर आपको कितना देने वाला है रिसीवेबल्स के बदले, लेकिन 30 दिन बाद रिसीवेबल सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे ये आप नहीं बता सकते। तो प्रिडिक्शन और ज्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम फैक्टरिंग करवाते हैं। तो कंपनी को मदद करता है लिक्विडिटी में विदाउट क्रिएटिंग अ नेट लाइबिलिटी। पैसा हमको मिल जाता है आज और कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हमने तो माल बेच दिया, पूरा रिसीवेबल बेच दिया। एक ये फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल टूल है ताकि हमको पैसा मिले टाइम पे, रिकॉर्ड कीपिंग में भी आसानी होती है और इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है कलेक्शन का। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लोन, ये कोई लोन नहीं होता, सीधा सीधा पैसा है अपने के पास में आ रहा है, आपने माल बेचा आपको पैसा मिला, इनकम भी नहीं है, लोन भी नहीं है। नो डेट रीपेमेंट, नो compromise to balance sheet, no long term agreements, no delays in associated with methods of raising capital. It allows the firm, एक सेकंड होल्ड करना। ध्यान दो, सॉरी। एंड इट अलाउज द फर्म टू यूज कैश फॉर द ग्रोथ नीड्स ऑफ बिजनेस। एक महीने पहले अगर आपको कैश मिल जाती तो आप उसका क्या क्या नहीं कर सकते सर, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप बिजनेस को ग्रो करो, बहुत सारे आपके पास में तौर तरीके हैं। सो दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश्ड। अब हाँ, अब आपके पास में कुछ चीज़ें हैं। अब फैक्टरिंग के भी आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे आपने मैंने बोला कि आपको अब रिसीवेबल्स में क्रेडिट पॉलिसी की भी क्वेश्चन है, तो फैक्टरिंग के भी क्वेश्चन है, और फैक्टरिंग के क्वेश्चन है तो सर आपको कोई फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्टरिंग भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जब ये क्वेश्चन उठेगा तो हम दो चीज़ें देखेंगे कि फैक्टरिंग लेने से फ़ायदा कितना हो रहा है और खर्चा कितना लग रहा है। नेट में फ़ायदा हो रहा है तो फैक्टरिंग ले लो, मतलब फैक्टरिंग की सर्विसेज ले लो, अदरवाइज मत लो। एक तरह से ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, तो आप फॉर्मेट कैसा बनाओगे देखो। सबसे पहले ए, एनुअल सेविंग्स और बेनिफिट ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। दूसरा बनाओगे कि खर्चा कितना लगेगा फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने के लिए। अब फायदे बचता क्या है, फैक्टरिंग की सर्विसेज लेके आपको पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बच जाता है कि आपको झंझट नहीं है, बैड डेब्ट्स बच जाता है अगर आपका नॉन रिकोर्स बेसिस पे फैक्टरिंग है तो, अगर नॉन रिकोर्स नहीं है रिकोर्स है तो आपको कुछ नहीं बचेगा। और इसके बाद में आपका 30 दिन तक पैसा ब्लॉक्ड रहता, 30 दिन तक ब्लॉक्ड रहता, तो 30 दिन तक आपके पास कैश अवेलेबल नहीं होती, वो कहीं इन्वेस्ट करके आप कमा सकते थे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का भी पैसा अब आपका बचेगा, क्योंकि आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कम हो गया। पहले कलेक्शन पीरियड 30 दिन का था, अब 0 या 10 दिन या 5 दिन ऐसा हो जाएगा। तो इससे आपका कम पैसा ब्लॉक्ड होगा और आपको कम पैसों की ज़रूरत होगी, तो कम लोन लिया जाएगा मार्केट से।
और कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जब खर्चा कम हो जाता है तो हम उसको सेविंग कहते हैं। दूसरा, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग देख लो। फैक्टरिंग में पहला खर्चा लगता है कि सामने वाले को कमीशन देना पड़ता है ये सारी सर्विसेज देने के लिए। फ्री में तो देगा नहीं, सरदर तो हमने उस पर शिफ्ट कर दिया तो वो भी तो अपना कुछ हिस्सा मांगेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सारा कलेक्शन करने के लिए वो हमसे पैसा मांगेगा, कमीशन। बट सिर्फ इतना ही रहता तो वो हमको 30 दिन बाद कलेक्ट करके दे देता पैसा, लेकिन नहीं, वो 30 दिन बाद नहीं दे रहा। 30 दिन में पैसा कलेक्ट करके लेके देने की जिम्मेदारी के लिए वो कमीशन ले रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि 30 दिन के बाद जो पैसा आने वाला है वो आज दे दे, तो वो इतना आसान नहीं है। वो आपको एडवांस में अगर पैसा दे रहा है जो 30 दिन बाद उसे मिलने वाला है, उसके एंगल से देखो तो वो आज पैसा दे रहा है जो उसको 30 दिन बाद मिलने वाला है, तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी हमसे इंटरेस्ट लेगा वो। तो वो दो चीज़ें ले रहा है, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने के लिए कमीशन, आपको एडवांस में पैसा देने के लिए इंटरेस्ट। तो सर कमीशन क्यों ले रहा अगर इंटरेस्ट ले रहा? तो अबे कमीशन ले रहा है कमीशन ले रहा है डेटर्स मैनेज करने के लिए। आप एडवांस में पैसे मत लो, आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएगा वो। 30 दिन बाद आप इससे ले लो पैसा, लेकिन आप एडवांस में ले रहे हो तो इंटरेस्ट इसके बाद। ठीक है, ये हो गया। बस दो ही चीज़ें, मोस्टली दो ही चीज़ें रहनी है, हार्डली एक आध चीज़ और आई तो आई। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये हम आगे देखेंगे। अभी कैलकुलेशन और फॉर्मूलेस पे आप इतना ध्यान मत दो, मैं समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये फॉर्मेट हमको देखना है। तो ए में क्या हो गया, आपने ले लिया सर कि बेनिफिट कितना है, बी में आपने ले लिया कि खर्चा कितना है। दोनों को नेट ऑफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि सर नेट एनुअल बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। नेट में बेनिफिट आया तो फैक्टरिंग के सर्विसेज लेंगे, खर्चा आया कि यार साला बेनिफिट से ज़्यादा तो खर्चा हो रहा है तो हम कॉस्ट फैक्टरिंग की सर्विसेज नहीं लेंगे। यही जो 1 और 2 में लिखा हुआ है ये वही चीज़ लिखी हुई है, अब ध्यान देना। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स अ नंबर ऑफ टूल्स, techniques, practices, and measures have been invented to increase effectiveness in accounts receivable management. What are the major determinants for these significant innovations in accounts receivable management and process efficiency? अब दो तीन चीज़ें हैं, ध्यान दो। या फिर हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 21 तक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। 11 तक हमने इसमें देखा, क्योंकि ये पूरा एक ऑल टुगेदर अब नया टॉपिक चालू हो रहा है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्रेडिट पॉलिसी और फैक्टरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पहले वाले लेक्चर के लिए। अब जो चीज़ें आएगी एक थोड़ा बेसिक चीज़ें रहेगी। सो 12 से लेकर 21 तक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पर रखते हैं, बाय बाय।